चलिए स्टार्ट कीजिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सबों के बीच इस लॉकडाउन में पुनः मैं गुड्डू सर आप सबों को GIIS परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और आप सबों को आज नया टॉपिक्स लेकर के आए हुए हैं आप सबों के बीच। और आज का टॉपिक्स जो है वो क्लास 11th के भूगोल पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो है महासागरीय धाराएं। ये महासागरीय धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराएं किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या हमको जो टॉपिक्स में पढ़ना है उससे संबंधित हम लोग आज जानकारी करेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ चर्चाएं भी करेंगे। कोशिश रहेगा कि इसके अलावे और 2 वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा, 2 क्लासेज और किए जाएंगे, जिसमें से महासागरीय धाराएं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, अटलांटिक का हो, प्रशांत का हो या हिंद महासागर की धाराएं हो, उनसे संबंधित हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। लेकिन आज हम लोग महासागरीय धाराएं क्या है और वो किन किन कारणों से उत्पन्न होता है उसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से इसका बेसिक चीज के बारे में जानेंगे, महासागरीय धाराओं के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11th वर्ग के छात्र छात्राओं से कॉम्पिटिटिव वर्ग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबों से विशेष रूप से एक निवेदन करता हूं कि जितने भी तरह का चीज बताया जाएगा आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे साथ साथ में, जिससे क्या होगा आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और बार बार समझ में आ सकते हैं। अगर कहीं त्रुटि होता है, आपको लगता है कि ये त्रुटि है, तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर दें ताकि हम लोग उसमें सुधार करने का प्रयास कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज महासागरीय धाराओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये महासागरीय धाराएं होता क्या है? जिस तरह से हम लोग देखते होंगे कि नदियों में धारा बहती है, नदी की धारा बहती है, उसी तरह से महासागरों में, समुद्रों में भी किन्हीं चीजों के माध्यम से, कुछ कारणों के माध्यम से वो हवा हो सकता है, पृथ्वी के बल से हो सकता है, जो आपका दिया गया है कारक वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो प्रवाह होता है, जल का जो प्रवाह होता है, जल जो गति करता है, चाहे वो स्लो मौसम में गति करे या तेज मौसम में गति करे, तो वो हमारा महासागरीय धाराएं कहलाता है। रही बात कि महासागरीय धाराएं जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो महासागरीय धाराएं 2 टाइप्स के धाराएं कौन कौन से हैं? एक ऊर्ध्वाधर धाराएं होती है जो ऊपर से नीचे गति करती है, और एक क्षैतिज धाराएं होते हैं जो बाएं से दाएं गति करते हैं। यही महासागरीय धाराएं हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर गति करेगा, ऊपर से नीचे जो गति करेगा धाराएं, उनका जो मेन फैक्टर है वो ज्वार भाटा है। वो ज्वार भाटा के रूप में उस महासागरीय धारा को जाना जाता है। जबकि बाएं से दाएं क्षैतिज रूप में जो गति करता है वो हमारा महासागरीय धाराएं कहलाता है, जो बाएं से दाएं गति करे। अर्थात उसका जो रीजन है वो आपको कारक दिखाया गया है, बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा आपको। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये 2 चीजों के धाराओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आज इसमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डीलिंग करते चलते हैं। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट विधि से ही और थोड़ा समझ विधि से ही हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। महासागरीय धाराओं में विद्यार्थीगण आपको 3 चीजें देखने के लिए मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटिशनल स्टूडेंट्स है वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो पढ़ने के लिए मिलेगा वो होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स होता है प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? ये 3 चीजों को अगर जो विद्यार्थी समझ लेगा, कोई महासागरीय धाराओं को समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो सकता है। ये ड्रिफ्ट क्या है, दूसरा करंट क्या है, धारा जिसको कहते हैं, तीसरा स्ट्रीम क्या है जिसको तेज धारा कहते हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ड्रिफ्ट क्या होती है, करंट क्या होती है और स्ट्रीम क्या होती है। ड्रिफ्ट की जो गति होती है वो मंद होती है। मंद मतलब धीरे धीरे प्रवाह होता है। उसका जो प्रवाह जो होता है धारा का वो धीरे धीरे होता है, उसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो देखेंगे करंट, धारा जिसको कहते हैं, यानी इसकी जो प्रवाह होती है
वो मिडिल लेवल का मध्यम होती है। मध्यम मतलब न ज्यादा कमजोर रूप से प्रवाहित होता है, ना बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती है, बल्कि ये धीरे धीरे रूप से प्रवाहित है लेकिन मीडियम गति से प्रवाहित होती है। और एक होता है स्ट्रीम, जिसको तेज धारा कहते हैं, अर्थात इसकी गति बहुत तेज होती है, तीव्र होती है, तीव्र धारा होती है इसका। यानी ये तीव्र धारा नाम से आपको अब स्पष्ट पता चल जाएगा। जैसे कभी काल नाम सुने होंगे, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, ड्रिफ्ट के बारे में। जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये प्रवाह शब्द जहां जुड़ रहा है उसके साथ में, तो समझ लीजिए कि उसकी गति धीरे धीरे, नाम से ही आपको अवगत हो जाना है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इससे हमको क्या फायदा होगा। यानी उसको क्या है, सो वो धारा है या नहीं है, वो धारा है लेकिन उसका जो गति है बहुत धीरे धीरे है, इसलिए उसका नाम रखते हैं प्रवाह। जिसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो प्रवाह शब्द जुड़ा है अर्थात ड्रिफ्ट शब्द जो जुड़ा गया है, इसका मतलब उसकी गति बहुत कमजोर होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन कभी कल नाम सुनते होंगे गिनी की धारा, रेनेल की धारा, उत्तर विश्वतीय जलधारा। ये जो धारा नाम सुन रहे हैं, इसका मतलब उसकी गति कैसी है, तो आप सभी लोग भी जान सकते हैं मध्यम है। जहां धारा शब्द जुड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रवाह जो है उसका वो मध्यम गति से हो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट देख रहे हैं तीव्र धारा, तीव्र प्रवाह जिसको कहेंगे, अर्थात तेज गति से प्रवाहित हो रही है, उसको स्ट्रीम कहते हैं। जैसे नाम सुनते होंगे गल्फ स्ट्रीम, जहां स्ट्रीम शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसका प्रवाह बहुत तेज गति से हो रहा है। यह है गल्फ स्ट्रीम। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगणों इस महासागरीय धाराओं में यही तीन चीजें था जिससे आपको पकड़ना है, क्वेश्चन को समझना है, पकड़ लेना है कि क्या है, मंद गति किसकी हो सकती है, कौन मध्यम गति की हो सकती है, कौन तीव्र गति की हो सकती है। आप इसी से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और उससे क्वेश्चन को डीलिंग कर सकते हैं। अब ये महासागरीय धाराएं उत्पन्न किन किन कारणों से होती है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, रीजन क्या क्या है, तो आज हम लोग इससे इस आज क्लासेज जो रहेगा, आज के क्लासेज में बस हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग समझेंगे इन धाराओं के बारे में। ठीक है। तो आज के क्लास में इसका उत्पन्न होने का क्या क्या कारण है या उसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको कौन कौन से कारक हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो पृथ्वी से संबंधित कारक, अर्थात पृथ्वी के कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे क्या होता है, हमारा जलधाराएं उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी से संबंधित कारक में क्या क्या होगा, सबसे पहला लिखा हुआ है आपका घूर्णन गति, अर्थात हम सभी लोग जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है, घूमती है। किधर से किधर घूमती है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। ये सब लोग जानते हैं, आप सभी लोग कंपटीशनल स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस प्रकार से पृथ्वी घूर्णन करती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है तो उसके साथ में हमारे पृथ्वी पर क्या स्थित है, जल, समुद्र है, सागर है, महासागर है। तो जब पृथ्वी पर समुद्र, सागर, महासागर हैं, जल स्थित हैं, तो पृथ्वी जितनी तीव्र रफ्तार से घूमती है उतनी तीव्र रफ्तार से जल उसके साथ रोटेट नहीं कर पाता है, घूम नहीं पाता है। यही वजह होता है कि पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब घूमती है तो जितने भी जलधाराएं होती है उसकी गति पृथ्वी के साथ में गति नहीं कर पाने के कारण से उसकी गति क्या हो जाती है, पूरब से पश्चिम हो जाती है। इस प्रकार से रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की ओर गतिमान हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि पहला जो फैक्टर था पृथ्वी के घूर्णन गति, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के साथ में हमारे जल घूर्णन नहीं कर पाता है। यही कारण से यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, जलधाराएं उत्पन्न हो रहा है। पहला फैक्टर था जलधारा उत्पन्न होने का, वो था पृथ्वी का घूर्णन गति। पृथ्वी घूर्णन कर रही थी जिसके साथ में घूर्णन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं बच्चे, हम लोग कभी काल देखते हैं कि इसमें विशेष रूप से हम लोग कभी काल एक, चलिए पानी लेते हैं, गिलास में पानी भरते हैं, ठीक है, और गिलास में जब पानी भरेंगे और भरने के बाद गिलास में जब पानी भरिएगा और भरने के बाद क्या होगा कि पूरा पानी भरा हुआ है। अब गिलास को अचानक रोटेट कर दीजिए,
अचानक पश्चिम से पूरब इस तरह से घुमा दीजिए, और जैसे ही अचानक घुमाएंगे तो आपको क्या होगा कि वो जल जो गिलास में भरा हुआ था वो पानी आपको दाएं से बाएं घूमेंगे। जब इधर से आप उधर घुमाएंगे पश्चिम से पूरब, तो वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि हमारे विपरीत गति करने लगता है, जल उसके विपरीत गति करता है, तो इससे जल धाराएं उत्पन्न होती है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कोरियोलिस बल। ठीक है, ये कोरियोलिस बल क्या होती है, जैसे क्या किस प्रकार से हमारे पृथ्वी के अंदर में जल को उत्पन्न, सागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में सहयोग करता है। कोरियोलिस प्रभाव क्या है कि पृथ्वी के अंदर में केंद्र बिंदु पर, पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर एक बल उत्पन्न होता है। इसी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। ये कोरियोलिस बल पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। हम लोग विज्ञान में जी का वैल्यू पढ़ते होंगे, गुरुत्वीय बल, तो गुरुत्वीय बल भी जी का वैल्यू यहाँ शून्य होता है, उसी प्रकार से कोरियोलिस प्रभाव भी शून्य होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारा कोरियोलिस प्रभाव का मान बढ़ता चला जाएगा। अर्थात क्या होगा कि यहाँ शून्य है, यहाँ पर ऊपर तरफ क्या है, ध्रुवों तरफ हमारा क्या है, कोरियोलिस बल अधिक है, इधर दक्षिणी ध्रुव पर हमारा क्या है, कोरियोलिस बल अधिक है। तो उस स्थिति में जिधर अधिक बल होगा वो कम बल क्षेत्र के जल को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा गुरुत्वीय बल के कारण से। तो यहाँ का सारा पानी क्या होने लगेगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र का सारा जल जो है सो गति करने लगेगा, किधर की ओर, ध्रुवों की ओर गति करने लगेगा, यानी वहां भी एक प्रकार से धारा उत्पन्न होगी। अब ये चीज कल्पना करना, ये चीज सोचना है कि सारा जल यदि चला जाए ध्रुवों तरफ, इधर का भी जल इधर दक्षिणी ध्रुव तरफ आ जाएगा, सारा जल विषुवतीय क्षेत्र का सारा पानी अगर दोनों ध्रुवों तक चला जाएगा तो बीच का भाग तो जल से खाली हो जाएगा। इस स्थिति में हमारी पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी। आज अगर हमारी पृथ्वी संतुलन की अवस्था में है, पृथ्वी पर हम टिके हुए, हम चल बुल लेते हैं, खेल लेते हैं, सो लेते हैं, कहीं बैठ उठ लेते हैं, तो क्यों, क्योंकि पृथ्वी आज सारे वस्तु जितने हैं पृथ्वी पर वो सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, मोमेंटम, लेन देन का, अदला बदली का काम करते हैं, जिससे वो क्या होता है, स्थिर अवस्था में बना रहता है। नहीं तो फिर यहाँ का सारा पानी उधर चला जाता, इधर का पानी सब यहाँ चला जाता, तो वन साइडेड हो जाता, और इस स्थिति में हमारी पृथ्वी पर विनाश हो जाता। लेकिन फिर पुनः वहां का पानी जब जान रहा है कि इस क्षेत्र में पानी पूरी तरह से खाली हो गया है, तो फिर उधर का जल फिर क्या होने लगता है, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र की ओर गमन करना शुरू हो जाती है। यानी यहाँ का पानी ध्रुवों की ओर, ध्रुवों का क्षेत्र का पानी फिर विषुवत की ओर आते जाते रोटेट करते रहता है, हमेशा चक्र की भांति, एक साइकिल की भांति घूमते रहता है, जिससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी एक स्थिर अवस्था में बना रहता है। ठीक है, तो ये था कोरियोलिस प्रभाव। नेक्स्ट है एकमन का स्पाइरल नियम। ये एकमन का स्पाइरल नियम क्या कहता है कि जब भी हमारा कोई हवा भी गति करता है और जलधाराएं भी गति करता है, तो विषुवत मतलब कभी भी वो रोटेशन करने के साथ, पृथ्वी के घूर्णन बल के साथ में, कोरियोलिस प्रभाव के साथ, दोनों का इफेक्ट इसका रहता है। तो ये स्पाइरल नामक विद्वान ने इसका सर्च किया कि जब भी वो टर्न लेता है, तो टर्न लेता है तो उसका एक एंगल बना करके टर्न लेता है। जब भी सागरीय धाराएं प्रवाहित होगा तो जब भी कोई उसको मोड़ मिलेगा, मोड़ कहाँ मिलेगा, जहां पर स्थलीय भाग होगा, जब भी वो स्थलों से टकराएगा तो एक मोड़ बनाएगा, और वो मोड़ बनाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा एक मोड़ बनाते हुए आगे बढ़ता है, और वो मोड़ बनाते हुए कितना डिग्री का एंगल बना करके घूमता है, तो 45 डिग्री का एंगल से। ठीक है, और वो दाएं की ओर घूमता है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर 45 डिग्री के एंगल से घूमता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर अपने 45 डिग्री के एंगल से टर्न लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल नियम। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी से संबंधित पहला कारक जो था, जो जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले था, घूर्णन गति, कोरियोलिस प्रभाव और एकमन का स्पाइरल नियम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है वायुमंडल से संबंधित कारक। ठीक है, वायुमंडल से संबंधित कारक क्या क्या हैं जो हमारी जलधाराओं को उत्पन्न करते हैं। तो वायुमंडल से संबंधित कारक सबसे पहला रेन, जिसको वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये वर्षा किस रूप में होता है, वर्षा के क्या कारण है जो जलधारा को उत्पन्न करता है।
कभी काल देखते होंगे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, मान के चला जाए ये क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, दो क्षेत्र की हम तुलना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा हुआ, काफी बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और जब अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण से इस क्षेत्र में जल पूरी तरह से भर जाता है। अब जल भर गया, ये क्षेत्र में बारिश नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुई, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो नीचे ढाल की ओर जो क्षेत्र होता है, यहाँ का जल का प्रवाह किधर होने लगता है, नीचे ढाल तरफ होने लगता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में क्या होगा, जल भर जाएगा, यानी जहां भी बारिश नहीं हुआ था वहां भी बारिश का जल जो बाढ़ होगा वो गति करने लगेगा, जल आगे की ओर बढ़ेगा, इससे जलधाराएं उत्पन्न हो जाएगी। तो पहला फैक्टर था वर्षा। दूसरा है सूर्यताप। सूर्यताप जो हमारा वाष्पीकरण से संबंधित है। वाष्पीकरण सब लोग जानते होंगे कि सूर्य की तापमान की वजह से समुद्र का जल या कोई भी जल क्या होता है, गर्म होता है, हीट हो जाता है, और गर्म होने के कारण से क्या हो जाता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन करके वायुमंडल में उड़ जाता है। और जब ये वाष्प बन करके वायुमंडल में यहाँ का जल पूरा उड़ जाएगा तो ये जल पूरा खाली हो जाएगा। मान के चला जाए कि विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य का तापमान काफी तीव्र गति से बढ़ता है, ये सूरज का तापमान बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, क्योंकि ये विषुवतीय क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहां पर टेम्परेचर हाई होती है, ठीक है। तो तापमान अधिक मिलने के कारण से इस क्षेत्र का जल पूरा क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, वायुमंडल में उड़ गया। तो वायुमंडल में उड़ गया, क्या इस क्षेत्र जल के बिना हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यहाँ पानी नहीं रहेगा। तो यहाँ जो है उस खाली जगह को इसके आसपास के क्षेत्र क्या होते रहेंगे, इसके आसपास के क्षेत्र इस खाली जगह को भरेंगे जल से। ये सूर्यताप भी क्या करता है, हमारा जलधारा को उत्पन्न करने वाले नेक्स्ट कारक है जो वायुमंडल से संबंधित है। नेक्स्ट है नदियां। जो नदियों से संबंधित सब लोग जान रहे होंगे कि कुछ ऐसे नदियां होती है जो समुद्र में जो है लहरें पैदा कर देती है। बहुत सारे नदियां, यदि नदी हमारा प्रवाहित नहीं होता तो समुद्र का जल नहीं होता, यानी नदी जितने भी नदियां हैं दुनिया के, वो सारे नदियां अपने जल का विसर्जन समुद्रों में ही करते हैं, सागरों महासागरों में अंत में करते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होगा कि नदी का जल जब जाएगा, भले इधर गति इसका बहुत तीव्र था, लेकिन समुद्र में मिलेगा तो उसकी गति थोड़ा घट जाएगी, कम हो जाएगी, फिर भी उसमें हलचल पैदा करेगा, समुद्र के जल को हिलाएगा, उत्पन्न करेगा धाराएं। तो ये हमारा नदियां भी क्या करता है, समुद्री यानी महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने का एक कारक बनता है। नेक्स्ट है वायुदाब, हवा का दबाव। ये हवा का दबाव भी क्या करता है, प्रेशर, जो एयर प्रेशर कहते हैं। जैसे हम लोग सब लोग जानते होंगे, हवा जब गति करता है, हवा किधर से किधर गति करता है, सबको पहले से जान रहे होंगे, वायुदाब चैप्टर पढ़े होंगे, पवन तंत्र चैप्टर पढ़े होंगे विद्यार्थीगण। तो उसमें बताया गया है कि जहां टेम्परेचर हाई होगा, अर्थात ये विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ आप देख रहे हैं विषुवतीय क्षेत्र को देख रहे हैं। विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने की वजह से, सीधी पड़ने की वजह से वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, और जहां हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर मींस वहां प्रेशर जो होगा वो लो होगा, लो प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। तो जहां पर टेम्परेचर कम होगा, अर्थात यहाँ लो टेम्परेचर मींस हाई प्रेशर। जैसे जैसे ध्रुव की ओर हम जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो दाब बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही दाब बढ़ेगा तो हवाएं और जलधाराएं दोनों एक ही नियम का फॉलो करते हैं, अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं और जलधाराएं गति करते हैं। इस तरह से जलधाराएं उत्पन्न होती है वायुदाब के कारण से। नेक्स्ट है बर्फ का पिघलना। ये भी चीज जान रहे हैं कि बर्फ जो है, सूर्य की किरणें गर्मी के मौसम में क्या हो जाते हैं, प्रकाश पड़ता है बर्फीले क्षेत्रों में तो बर्फ पिघलता है। बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, जल बनेगा, मिठाई थोड़ी बनेगा,